तो गाइस हम लोग श्रीलंका के बारे में बात ही कर रहे थे। तो वहाँ पे जो नालास पीपल थे वो लोग क्या कर रहे थे, अपना डोमिनेंस दिखाना चाहते थे तमिलियंस को, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था तमिलियंस को, और उनकी तो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल करने की। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन से ऐसे तरीके थे जिसके थ्रू जो मेजोरिटिज्म है वो सिन्हालास ने अपनाए, यानी कि कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी तहत उन्होंने जो मेजोरिटिज्म की जो थ्योरी अपनाई थी उसको स्टेब्लिश किया कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। तो उन कदमों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो कि कदम सिन्हालास ने लिए, किसके खिलाफ, तमिलियंस के खिलाफ। तो सबसे पहले इन्होंने सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। सबसे पहला कदम उठाया 1956 में। 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया सिन्हाला को एज अ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बात ध्यान रखने वाली ये है, ओनली ऑफिशियल, यानी कि यही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तमिलियंस के लिए कोई लैंग्वेज का कोई खासियत नहीं है। और भैया तमिलियंस भी लाइक, और तमिलियंस से एक बात करें कि जो अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत प्राइड लेते हैं, और उनकी अब तुम लैंग्वेज ले रहे हो और उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना रहे हो, ऐसे देख रहे हैं। तो भाई सही नहीं किया यार आपने, यार हमारे साथ छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमें वॉर भी देखने को मिलेगी, सिविल वॉर हो जाएगी यहाँ पे। तो यही होता है अगर आप पावर शेयर नहीं करते हैं। तो 10 डिसरिगार्डिंग तमिल, तो तमिल की कोई इज्जत नहीं कर रहे थे ये लोग, अपनी सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। और क्या क्या कदम उठाए उसके बारे में बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीशिएंट, सॉरी एप्लीशेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो भैया यूनिवर्सिटी में अगर आपको पोजीशन चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तब भी सिन्हाला वी लाइक, हम लोग मेजोरिटी में हैं भाई, जो चाहे वो करेंगे। हमारे बेटे पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ में और हमारे बेटे ही गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तुम्हारे कोई कुछ नहीं करने वाला ना, तुम लोग कुछ कर पाओगे। तमिलियंस, तमिलियंस भी लाइक, अच्छा अच्छा ऐसे बात है। हम भी बेटा कर्फ्यू लगा देंगे पूरे शहर में, घंटा बजाते रहना, मतलब मजाक की तरफ से कह रहा। तो बस यही है कि गवर्नमेंट पोजीशन फिक्स कर दी गई, गवर्नमेंट जॉब फिक्स कर दी गई। और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी उनके ऊपर भी, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी उनमें सीट्स किसके लिए सिनालिया किसके लिए फेवर करती थी, और गवर्नमेंट जॉब्स भी सिनाला को ही फेवर करती थी, जो तमिलनाडु से उन्हें फेवर नहीं किया जाता था। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट सेल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो भैया जैसे कि हमें पता था कि वो जो बुद्धिज्म था वो फॉलो किया जाता था किसके द्वारा, जो बुद्धिज्म था वो फॉलो किया जाता था सिनालास के थ्रू, यानी कि जो सिनालास वगैरह थे वो उसे क्या करते थे, मतलब फॉलो करते थे। इसलिए हम लोग बात करें जो तमिलियंस थे, वो कह रहे हैं अरे तुमने यार धर्म को, अब मैं अपने धर्म को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, हमारे धर्म को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो भैया कोई भी गवर्नमेंट हो, तो जो वैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है तो यही करती है कि भैया किसी भी देश के अंदर अगर माइनॉरिटीज होती हैं उन्हें फेवर किया जाता है। पर यहाँ में क्या देखने को मिल रहा कि सिन्हाला अपने आप को फेवर कर रहे हैं। एक तो पहले से जनरल कैटेगरी में तो होना चाहिए ना, एक तो जनरल कैटेगरी में थे, ठीक है, और ऊपर से तुम इसमें भी अब फेवर ले रहे हो, तो फिर मेजोरिटी जो मतलब जो फेवर होते हैं वो किसे दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज को, कि वो अच्छी तरीके से डेवलप कर सके अपने आप को। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेजोरिटी वाली मतलब पीपल है वही अपने आप को फेवर कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को क्या तेल लेने जान दो तुम। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसके थ्रू जो सिन्हालास थे उन्होंने अपने आप को या फिर अपनी सुप्रीमेसी को क्या किया था, स्टेब्लिश किया था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको अब। तो गाइस अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये हुई कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो जब आप किसी को तमाचा मार दें और फिर बाद में रिएक्शन चेक करें तो फिर रिएक्शन बहुत गंदा आता है। तो बस वही सीन देखने को मिल रहा था कि जो सिन्हालास थे उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी तो भैया इस्टेब्लिश कर दी। तो जब सुप्रीमेसी आपने इस्टेब्लिश कर दी तो भैया सामने वाली पार्टी शांत थोड़ी ना बैठेगी। तो सामने वाली पार्टी के अंदर कुछ बहुत बुरी फीलिंग तो आएगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी हो, किसी के साथ आप अगर बुरा करें या फिर उसे जो जो उसका अधिकार है वो ना मिले तो आप फीलिंग अपोज तो करेंगे करेंगे। तो भैया इससे क्या हुआ कि ऑल दीज गवर्नमेंट मीज़र इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनाइजेशन। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया। तो फीलिंग ऑफ एलियनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप, जैसे कि मान चले कि एलियन क्या होता है, आपको पता होगा कि एलियन मतलब होता है कि परग्रही, यानी कि जो हमारे हमारे लैंड का नहीं है। तो वैसे ही अब जो तमिलियंस थे उन्हें फील हो रहा था कि क्या फील हो रहा था कि हम लोग अब यहाँ के वासी नहीं हैं, ये लोग इतना गंदा बर्ताव कर रहे हैं यार। हम लोग ऐसा तो है नहीं कि भैया हम लोग कहीं विदेश से आए हों, यहीं नेटिव वाले थे वो तो भैया यही कह रहे थे कि हम तो यहीं पैदा हुए हैं, तुम यार हमारे साथ ये बर्ताव क्यों किया तुमने। अब काहे की देखो यार, इनकी भी गलती, तमिलियंस की भी कोई गलती नहीं थी वैसे तो, ये तो अंग्रेजों का किया धरा था, तो इनकी कोई गलती थी नहीं।
पर अब जो सिन्हालास थे वो तो अपनी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश कर ही रहे थे। तो अब इसके तहत हुआ ये कि भैया इनके अंदर फीलिंग ऑफ एलियनाइजेशन, यानी कि इन्हें ऐसा फील करवाने लगे ये लोग, या फिर होने लगा फील कि भैया ये लोग कोई इंसान नहीं है, ये लोग यहाँ के वासी नहीं हैं, ये लोग विदेश से आए हैं। ऐसा ये लोग फील करा रहे थे, मतलब एलियन वाली फीलिंग करवा रहे थे इन्हें। तो ये वाला सीन था। तो इससे इनके बीच में एलियनाइजेशन की फीलिंग जैसे डेवलप होने लगी। कहाँ किनके बीच में? श्रीलंकन तमिल के बीच में। ठीक है। दे फेल्ट दैट द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर नेवर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो भैया इनको यही लगने लगा, ऑब्वियस सी बात है, सही भी लग रहा था एक तरीके से, कि इन्हें लग रहा था कि जो बुद्धिस्ट लीडर हैं या फिर जो बुद्धिस्ट कल्चर के लोग हैं, ये लोग सिन्हाला लोग अब क्योंकि मेजोरिटी में आ गए हैं, तो ये हमारी लैंग्वेज या फिर हमारे कल्चर को क्यों ही प्रमोट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों ही प्रमोट करें हम लोग। अब भैया जब हमने मेजोरिटिज्म अपनाया है, हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तो हम तुम्हारा कल्चर तुम्हारी लैंग्वेज क्यों प्रमोट करें। गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा लोग हम हैं, तो हम तुम्हें क्यों प्रमोट करें। तो अब सवाल आना कोई नई बात नहीं थी, लाजमी था ये तो उनके मन में आना। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो भैया वो समझ गए थे कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो ये हमें कभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं देगा, यानी कि ना ही हमें सरकार बनाने देगा, ना ही हमें कभी उठने देगा। तो अब ये इनके विचार में आ रहा है। तो धीमे धीमे आप लोग क्या देख रहे हैं, तो इनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी इनके मन में अहित कर रही हैं कि अब ये तैयार हो जाएंगे लड़ने के लिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना बुरी बात नहीं होती है, पर मार काट पे नहीं उतरा करो बस, बाकी सब ठीक चलता रहता है। बस अब ये लोग क्या करेंगे, धीमे धीमे अब इनके और कुछ स्टेप्स देखेंगे जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशान होंगे तमिलियंस हमारे, और फिर क्या करेंगे, अपनी विद्रोह की कुल्हाड़ी उठाएंगे। तो भाई और कौन कौन से इनके इम्पैक्ट पड़ रहे थे लोगों के ऊपर, जो हमारे श्रीलंकन तमिल से डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी जहाँ भी उन्हें मौका मिलेगा तो उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, उन्हें इग्नोर करेंगे और डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो यही एक नॉर्मल तरीका होता है किसी को बहुत बेइज्जत करने का। तो भैया बेइज्जती से हुआ क्या, एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो भैया धीमे धीमे उनके बीच में खटास होने लगी। तो अगर आप लोग इसको मैं एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं तो आप लोग देखते हैं कि जो कभी कभी हम लोग छोटे छोटे एक्शंस कर देते हैं फैमिली के अंदर, वो कभी कभी सही नहीं होते हैं। तो एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो यही सिचुएशन बन जाती है वहाँ पे, अगर भैया कि आप हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे किसी को, तो फिर सामने वाला भी मौका नहीं छोड़ेगा। और बाद में क्या होगा, आपका जो परिवार की यूनिटी थी, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स आपको बचा के रखे हुए थे, वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिला। तो ये सारा क्या था, इम्पैक्ट था कि ड्यूरिंग द टाइम इन लोगों ने इतना डिस्क्रिमिनेट किया, तो धीमे धीमे ओवर द टाइम इनके बीच में क्या हुए, डिफरेंसेस पनपने लगे। और यही जो डिफरेंसेस थे वो क्या बनने लगे, अब वॉर में तब्दील हो। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन की। तो इम्पैक्ट मतलब तो इम्पैक्ट पड़ा उनके ऊपर, असर क्या पड़ा, अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं क्या हुई। यानी कि अब सिन्हालास ने कर तो दिया था, अब इसका इम्पैक्ट भैया हमने देख लिया कि कैसे कैसे श्रीलंकन के ऊपर पड़ा, श्रीलंकन तमिलियंस के ऊपर पड़ा। और उसके बाद हम लोग बात करें कि अब रिएक्शन क्या था, किसका, रिएक्शंस ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल का रिएक्शन क्या था उसके बारे में बात करते हैं। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द recognition of Tamil as an official language and for regional autonomy and equality of opportunity इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। तो भैया अब बेसिकली इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी और स्ट्रगल स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया कि भैया हमें भी राइट चाहिए, हमें भी जॉब चाहिए हैं, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर भैया रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब आपको नहीं पता, तो भैया यही है कि भैया अगर आपको पूरे कंट्री के ऊपर रूल करना हो तो कर लो, हमारे जो क्षेत्र है पर्टिकुलरली हमारा क्षेत्र है उसे दे दो। और अगर आपके मन में आ रहा होगा ये लोग अलग से कंट्री क्यों नहीं बना पा रहे, तो भैया कोई भी गवर्नमेंट हो तो वो कभी भी अपने देश का बंटवारा नहीं होने देती है, क्योंकि भैया अगर रीजनल चला जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स क्या करते रहते, डिमांड करते रहते हैं कि हाँ हमें हमें रीजनल कंट्री दे दो, अलग से कंट्री दे दो। जैसे खालिस्तान का मुद्दा सुना होगा आपने, या फिर दूसरी नॉर्थ ईस्ट नागालैंड, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। तो इसको लेकर कंट्री ये तो थोड़ा सीधे कह देगी कि भैया हम तुम्हें पूरी कंट्री दे दे रहे, अलग कर दो, अलग हो जाओ हमसे। कोई कंट्री अपने आप को कमज़ोर नहीं करती है। तो भैया इन्होंने भी कहा कि हम कमज़ोर नहीं करेंगे, रीजनल ऑटोनॉमी नहीं देंगे। और धीमे धीमे अब यहाँ पे जब वही है कि सास भी मजबूत तो बहू भी मजबूत, तो फिर घर में कलेश तो होना ही है। तो भैया यहाँ भी कलेश होना शुरू हो गया। तो जो भैया ज़्यादा मेजोरिटी में थे वो भी कलेशी थे, और कम मेजोरिटी में थे वो भी कलेशी थे। अब कलेशी कलेशी मिलेंगे तो बात तो होना ही है। मजाक कर रहा हूँ,
बुरा मत मानना है प्लीज़। कोई किसी के लिए मैं मतलब एक तरीके से मैं कह दूं कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता हूँ, बस हिस्ट्री को एज एंजॉय वे में पढ़ाना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है किसी को ऐड करने में। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alien इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो भैया ये लोग कहने लगे कि भैया हमारे लिए इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, मतलब पर्टिकुलरली हम लोग के लिए कि हम लोग यहाँ पे रूल कर सकें। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे तमिलनाडु, जैसे हम लोग बात करें ये श्रीलंका है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले रीजन के अंदर हमें थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है, तो ऐसे रीजन के अंदर हमें ऑटोनॉमी दे दो, ये लोग कह रहे थे। डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया दो कम्युनिटीज़ के बीच में और धीमे धीमे क्या होने लगा, सिविल वॉर की सिचुएशन बनने लगी। सिविल वॉर क्या होता है उसके बारे में अभी मैं डेफिनेशन बता दूंगा, यानी कि अब इनके बीच में बन नहीं रही थी और धीमे धीमे खून खराबा बहुत ज़्यादा होने लगा। तो अब खून खराबा होगा और कैसे कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सिविल वॉर की सिचुएशन बनने लगी थी यहाँ पे, कुल मिला के ये समझ लीजिए। क्लियर? तो वही सब अपन बात करते हैं कि कैसे कैसे अभी तक हम लोगों ने श्रीलंका का केस देख लिया था कि श्रीलंका में कैसे कॉन्फ्लिक्ट उठने लगे थे, कि वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई थी कि वहाँ पे जो लोग थे वो आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं तो उससे सिविल वॉर कहते हैं। तो वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन बनने लगी थी और एक्चुअली वहाँ पे सिविल वॉर हुई भी, लोगों के बीच में झड़प होने लगी, खून मारा काटी होने लगी। तो इससे आप लोग क्या सीखे? इससे यही सीखे कि भैया अगर आप लोग पावर को शेयर नहीं करेंगे तो दंगा होना कन्फर्म है भाई साहब। तो फिर अब हम लोग बात करने वाले हैं बेल्जियम की। तो बेल्जियम ने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सुलझाया उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एकोमोडेशन ऑफ इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बेल्जियन रीडर्स took a different path. They recognized the existence of regional differences and cultural diversities. तो भैया ये जो वहाँ के लीडर्स थे बेल्जियम के, तो वो समझे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो डाइवर्सिटीज़ हैं इनको कंट्रोल नहीं, मतलब डाइवर्सिटी के साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत ख़राब होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो बेल्जियम है तो वो क्या करेगा, कुछ अच्छे स्टेप्स लेगा जिसके थ्रू वो लोग डाइवर्सिटी के साथ रहना सीख जाएंगे। यानी कि जो यहाँ की अलग अलग स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो क्या करेगी, वो साथ में रहना स्टार्ट कर देगी। साथ में रहना इन द सेंस कि साथ में रहना स्टार्ट, घर में एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, वो लोग ऐसे लॉस या पॉलिसीज लाएंगे जिसके थ्रू हम लोग बात करें उन लोगों के बीच में जैसे जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो सकें। जैसे कि हम लोग बात करें गवर्नमेंट लेवल पर जो मेंबरशिप होती है पार्लियामेंट के ऊपर, तो वो बराबर बैठा देंगे। तो जैसे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर बिल वगैरह पास होंगे जॉब्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, वो बराबर मात्रा में हो। ऐसा नहीं हो कि किसी के बीच में डिफरेंसेस होंगे। तो अलग अलग स्टेट लेवल पर या हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल पर जो अलग अलग गवर्नमेंट बनती हैं तो उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे दोनों गवर्नमेंट को। तो जब दोनों लोगों के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे तो हम लोग बात करें जो पावर है वो अच्छी तरीके से शेयर होगी और जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो सबके लिए बराबर हो जाएंगी। तो फिर एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट किया है बेल्जियम ने कि अगर आपके पास पावर होंगी, अगर आप मेजोरिटिज्म को फॉलो करेंगे, भले ही आपके पास पावर्स हों पर मेजोरिटिज्म से कुछ नहीं हासिल नहीं होने वाला है। और आप लोग अगर डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलेंगे तो ही चीज़ें अच्छी बैठ पाएंगी। तो क्या क्या स्टेप्स लिए बेल्जियम ने अपने आप को अपने यहाँ पे कंट्री में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अब हम लोग। अब तो गाइस अब हम लोग उन स्टेप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनसे हम लोग बात करें बेल्जियम ने क्या किया, अपने देश के अंदर इतनी भिन्नता होने के बावजूद भी पावर को शेयर किया, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे जिसकी वजह से वहाँ पे जो पावर शेयरिंग थी वो पॉसिबल हो सकी। उन मॉडल्स के बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं जिसकी वजह से जो बेल्जियम थी वहाँ पे जो पावर शेयरिंग थी वो अच्छे तरीके से हो पाई, उसको समझते हैं अब। तो हम लोग बात करें कि बिटवीन 1970 से 1970 से लेकर 1993 तक उन्होंने ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, अमेंड किया। अमेंड मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारना या फिर मॉडिफाई करना। देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन अ सेम कंट्री। तो उन्होंने अपने संविधान को क्या किया, अमेंड किया, यानी कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए 1973 से लेकर 1993 तक, 1970 से लेकर 1993 तक, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं भले ही चाहे उनके अंदर एथनिक या फिर कल्चरल या फिर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हो सकते थे, पर उसके अलावा वो लोग कुछ ऐसे मतलब वो यही चाहते थे कि कुछ ऐसे चेंजेस ला के, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चेंजेस ला के वो
मतलब एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते थे जिसमें एक ऐसी ही सिचुएशन लाना चाहते थे जहाँ पे लोग क्या कर सकें, वहाँ पे एक साथ रह सकें, चाहे उनके अंदर जितनी भी डिफरेंसेस देखने को मिले, तो चाहे उनकी क्लास अलग हो, चाहे उनकी लैंग्वेज अलग हो, तो इसको लेकर उन्होंने ध्यान दिया। और उन्होंने कहा कि भैया हम लोग ऐसी अरेंजमेंट बनाएंगे जिसमें कि सभी लोग, चाहे इनके बीच में डिफरेंसेस चाहे जितनी भी हो, हम लोग एक साथ रह सकें। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इन इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला स्टेप क्या लिया इन्होंने कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया 3 लेवल पर गवर्नमेंट चलती है। एक तो होती है सेंट्रल लेवल पर जो कि पूरी कंट्री को संभालती है, फिर दूसरी होती है स्टेट लेवल पर, और तीसरी होती है कम्युनिटी लेवल पर, जो यानी कि जो ब्लॉक्स जिलों में काम करती है। तो वैसे ही हम लोग बात करें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट होगी, तो उसमें हम लोग बात करें जो जो ग्रुप्स मेजोरिटी में थे उन्हें पावर दे दी गई। यानी कि हम लोग डिफरेंसेस देख रहे थे, यहाँ पे फ्रेंच और डच स्पीकर्स थे, तो इन दोनों को क्या मिले, जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं और जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं, इनको इक्वल हम लोग बात करें राइट्स मिले कि या फिर हम लोग बात करें रिप्रेजेंटेशन मिले किसमें, गवर्नमेंट में। और दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, यानी कि मतलब कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक प्रकार की कम्युनिटी अपने लिए कानून ना बना सके। तो अगर रिप्रेजेंटेशन दोनों लोगों का बराबर होगा, अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहेंगे। तो यानी कि बराबर का हक मिले भैया कानून बनाने के लिए। तो हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, और उसमें इन्होंने 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। तो उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए जिसके तहत हम लोग बात करें कि जो लोग थे वो साथ में रह सकें। और हम लोग बात करें कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे वो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उनके पास बराबर की सीट्स हों। तो इन्होंने पहली चेंज तो ये किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कौन कौन से चेंज किए इसके बारे में देखते हैं, पहले आप लोग इसकी नोट बना लिए। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि भैया उन्होंने केवल सेंट्रल लेवल पर ही चीज़ें नहीं की, उन्होंने जब 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया तो एक ही लेवल पर तो करेंगे नहीं, तो अलग अलग लेवल पर उन्होंने रीअरेंजमेंट की थी, जिससे कि हम लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे सिचुएशन बनाई जा सकती हैं जिससे कि हम लोग कंफर्टेबली रह सकें। तो मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिविंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स थी वो किसे दी जा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही थी, टू ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो भैया मान चलिए एक भैया हम लोग बात करें ये कंट्री है, ऊपर वाले रीजन को थोड़ी पावर दे दी, नीचे वाले रीजन को थोड़ी पावर दे दी, जिससे कि इन लोगों को ऑटोनॉमी फील हो सके और अच्छी तरीके से अपने यहाँ पे गवर्न कर सकें। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भैया सबॉर्डिनेट नहीं थी भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया हम आपके अधीन ही हैं, तो हम लोग के पास भी रीजनल पावर्स हैं, हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि अगर इस रीजन के अंदर हम लोग बात करें इससे नहीं बनती है तो भैया जी अपने कानून बना सकते हैं अपने मतलब मन से। तो कुछ पावर्स दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी पावर, तो ये सीन चल रहा था। और भी फर्दर डेवलपमेंट हुए उनके बारे में बात करते हैं, और कैसे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गवर्नमेंट्स के बीच में उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कई जैसा कि हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या कैसे कैसे वहाँ पे रिफॉर्म हुए थे, तो उसी में हम लोगों ने बात की थी ब्रसेल्स के बारे में। तो ब्रसेल्स की हम लोग बात करें, हम लोगों ने भी सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर तो बात कर ही ली थी, उसी के बेसिस पर हम लोग बात कर लेते हैं ब्रसेल्स पे। तो ब्रसेल्स वहाँ की कैपिटल है, हैव सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community accepted equal representation in the central government। तो इसका तात्पर्य क्या है, तो इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें कि पूरे कंट्री के लेवल पर तो गवर्नमेंट चलती है, पर उसके बेसिस पे इंडिया पे भी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट अलग सीन चलता है उनका। तो उसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब दिल्ली गवर्नमेंट की बात ही चल रही थी, तो जब दिल्ली गवर्नमेंट की बारे में बात चल ही रही है, तो वहाँ पे भी ब्रुसेल्स में भी सेम तौर पर ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो मतलब गवर्नमेंट वहाँ पे कंट्री सेंट्रल लेवल पर अलग चली थी, स्टेट लेवल पर अलग चली थी, और ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट अलग थी। तो जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि जो ब्रुसेल्स था वहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग थे वो वहाँ पे मेजोरिटी में थे, यानी कि पूरे कंट्री के अंदर वो लोग माइनॉरिटी में थे, पर ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच कहते हैं
मेजोरिटी के अंदर थे, पूरी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी थे। पर हम लोग बात करें तो जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए एक्सेप्ट कर लिया ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो पूरी एंटायर कंट्री के अंदर कैसे थे, मेजोरिटी में थे। बस केवल माइनॉरिटी कहाँ पे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में, या नहीं कि हम लोग बात करें कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। तो भैया जब उन्होंने कहा कि भैया आपने सेंट्रल लेवल पर हमें इतना बड़ा तोहफा दिया है, तो भैया स्टेट लेवल पर या फिर हम लोग बात करें सेंटर या कैपिटल पर हम तो आपको दे ही सकते हैं इतना। तो ऐसा उन्होंने भी क्या कर लिया, उनको मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी, किस पे, ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स में। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भैया ब्रुसेल्स थी, वहां पे क्या हुआ कि ब्रुसेल्स की खुद की अपनी एक गवर्नमेंट थी, यानी कि कंट्री लेवल पर तो अलग चल रही, कैपिटल पे भी एक गवर्नमेंट अलग चल रही है। वहां पे रिप्रेजेंटेशन, वहां पे पहले मैं एथनिक कंपोजिशन बता देता हूँ कि फ्रेंच स्पीकिंग वहां पे मेजोरिटी में थे, और जो हम लोग बात करें कि दूसरा ग्रुप था जो कि डच स्पीकिंग पीपल थे, तो वो माइनॉरिटी में थे। यानी कि हम लोग बात करें पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है और फ्रेंच माइनॉरिटी में है। पर ब्रुसेल्स में जो वहाँ की कैपिटल है वहाँ पे उल्टा चलता है, यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल पावर में थे और जो डच स्पीकिंग थे वो माइनॉरिटी में थे। तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने, यानी कि ब्रुसेल्स के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए मान ली क्योंकि जो डच स्पीकिंग पीपल ने पूरे एंटायर कंट्री के लेवल पर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। तो यही लिखा है वहाँ पे। और इसके अलावा हम लोग बात करें कम्युनिटी गवर्नमेंट is elected by the people belonging to one language community. Dutch speak and the German speaking, no matter where they live. This government has the power regarding the cultural, education and language related issues. तो भैया दो लेवल पर तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग वर्टिकली पावर का डिवीजन करते हैं तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और कम्युनिटी लेवल पर करते हैं। तो वहाँ पे भी कम्युनिटी लेवल गवर्नमेंट थी, जिसमें कि हम लोग बात करें कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता आप जर्मन हो या फिर हम लोग बात करें बस किसी क्षेत्र के एक सिंगल यूनिट के तौर पर। अगर हम लोग बात करें छोटे क्षेत्र के तौर पर, जैसे कि मान के दिल्ली के, जैसे हम लोग बात करें दिल्ली का कोई एक पर्टिकुलरली एरिया मान लीजिए, तो वहाँ पे हम लोग बात करें कम्युनिटी गवर्नमेंट बन सकती है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वहाँ पे एग्जाम्पल लेके, कि इंडिया का एग्जाम्पल लेके कि आप समझ जाएं। तो वहां पे भी जो कम्युनिटी लेवल पे जो गवर्नमेंट थी उनके पास भी काफी सारी पावर्स थी, एजुकेशन को लेकर, कल्चर को लेकर, तो इससे रिलेटेड उनके पास काफी सारी पावर्स थी। तो भैया जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो सुलझा सकते थे कम्युनिटी लेवल पर। तो हम लोगों ने देखी कि कैसे कैसे वहां पे कल्चरल डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी उन्होंने समझा कि भैया पावर्स का अगर एक्चुअली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हमें काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से हम लोग चैप्टर का अब कॉन्सिक्वेंस या फिर एक सेंस तो हमारे हाथ में आ चुका है, क्योंकि हमने देखा था कि श्रीलंका के अंदर जो पावर्स थी उनका डिवीजन अच्छी तरीके से नहीं हुआ था। इस वजह से हमने देखा कि वहां पे खून खच्चर हो गया और पावर डिवीजन इंडिया इधर के अंदर जो ब्राजील था, सॉरी, जो हमारा बेल्जियम था वहां के अंदर अच्छी तरीके से पावर को शेयर किया गया। तो इससे हमें वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिले और काफी बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के बाद वहां पे जो चीजें थी वो वर्क कर गई। तो एक क्रक्स हमारा यहीं पे तैयार हो गया है। बाकी क्या क्या और अपडेट हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो गाइस जैसे कि हमने देखा कि बेल्जियम का सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इधर पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बना दी, स्टेट के लेवल पर अलग, सेंट्रल के लेवल पर अलग, कम्युनिटी के लेवल पर अलग। पर भले ही इन्होंने यहाँ पे जितनी भी जो कॉम्प्लेक्शंस रही हों, कॉम्प्लिकेशन रही हों, पर अरेंजमेंट इनका जो भी इन्होंने अरेंजमेंट बनाया है वो हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। भले ही हम लोग बात करें कि श्रीलंका की, तो श्रीलंका में क्या हुआ कि श्रीलंका में हमें देखने को मिला कि हमें वहां पे प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सिंपल उनका सिस्टम सीधा था कि हम लोग क्या करेंगे, मेजोरिटिज्म को अपनाएंगे और जो पावर्स हैं वो केवल जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उन्हें दे देंगे। तो उससे हमें देखने को क्या मिला कि वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन गई और वहां पे बहुत भयंकर मारा काटी हुई। तो इससे हमें क्या सीख मिली, यानी कि हमें ये सीख मिली कि भैया पावर भले ही तुम ज्यादा रख लो पर भैया कलेश से नहीं बच पाओगे। तो भैया और इन लोगों ने क्या सिस्टम बनाया, पावर भले ही हम लोग बात करें कम रखी, पर इन लोगों के पास हमें ये देखने को मिला कि भैया जो कलेश था उससे बच गए। और भैया अगर आप कलेश से बच रहे हैं तो बहुत बढ़िया जिंदगी है आपकी। तो इन्होंने बहुत भयंकर, बहुत बढ़िया काम किया। तो इन्होंने बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। तो इनकी जो अरेंजमेंट इन्होंने बनाई थी वो बहुत अच्छे से काम करी। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक्स बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो भैया लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन्होंने भैया झड़प नहीं होने दी और लोगों के बीच में जो झड़प हो रही थी कहाँ, श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनाई थी, वो सिचुएशन नहीं बन पाई यहाँ पे। तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी कहाँ की, यूरोप की, और उन्होंने क्या बनाया,
उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया। तो जैसे कि आप लोग जब यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की अलग अलग कंट्रीज साथ में आती हैं, ग्रुप्स बनाती हैं और क्या करती हैं, अपने आपस का खुद का डेवलपमेंट करने के लिए एक ग्रुप बनाती हैं, जिसमें कि वो अपने आप को डेवलप करती हैं और क्या बनाती हैं, ग्रुप बना के अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करती हैं। तो वैसे ही एक ग्रुप है हमारा यूरोपियन यूनियन, यानी कि इसमें जो यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं वो मिलकर क्या करती हैं, अपने आप को डेवलप करती हैं, पावरफुल बनाती हैं। तो उन्होंने जब ग्रुप बनाया तो उन्होंने सोचा कि भैया हम लोग इतनी अलग अलग कंट्रीज से आए हैं, तो हम लोग कहाँ पे अपना वो कैपिटल बनाएं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ पे बनाते हैं, ब्रुसेल्स में बनाते हैं। तो इन्होंने ब्रुसेल को हेडक्वार्टर बनाया। क्यों? क्योंकि ये लोग